नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है कार्तिकेय बत्रा। असम पे पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे और इस बार हम लोग तमिलनाडु पर बात करेंगे। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछली बार अटक रहे थे कि चर्निंग को क्या कहते हैं। किसी ने कमेंट में लिखे चर्निंग को कहते हैं मथना, और जैसे मथ जी। कर लस्सी छाछ बनाई जाती है तो उसको मथना कहते हैं। इन्होंने भी बताया कमेंट में, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्तिकेय पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से, और इस समय बहुत दूर बैठे रहते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने शिकायत की थी कि साहब आपके 3:30 बजे आपको मैं शूट के लिए उठा रहा हूँ, लेकिन इस बार आज सुबह सुबह थोड़ा हो रहा है, इसलिए रात अभी पूरी घिरी नहीं होगी, अंदाज है मेरा ऐसा। हाँ कार्तिकेय। बिल्कुल, बिल्कुल सही अंदाज है आपका। भी तो रात जवान है, 11 बज रहे हैं यहाँ पे रात के। अरे बहुत बढ़िया। तो हम आप लोग कमेंट्स की सॉरी आप कमेंट्स की बात कर रहे थे, मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर। असम को लेकर काफी सारे आपके हमारे दर्शकों ने ये बोला कि हमने दो जो नई पार्टीज वहां बनी उनमें से एक अखिल गोगोई की पार्टी है, हमने उनके बारे में ज्यादा बातचीत क्यों नहीं की। उनके बारे में हमने बातचीत इसलिए नहीं की, पहली बात तो जिन्होंने भी वो कमेंट्स भेजे, जिन सबने कमेंट्स भेजे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उन पर इसलिए बात नहीं की क्योंकि वो पिछले चुनावों में थी नहीं, तो हमारे पास उनके आंकड़े थे नहीं। तो अगर आपने मतलब जिन्होंने भी पूरा एपिसोड देखा है वे समझ गए होंगे कि हम लोग का जो एनालिसिस है वो स्टेट्स की पॉलिटिकल ज्योग्राफी समझना है 2016 और 19 के हिसाब से। तो ये दोनों पार्टीज का अस्तित्व उस समय था नहीं, तो बस यही कारण। ठीक है। आपकी एक्चुअली ऑडियंस इतनी जागरूक है ना कि छोटी छोटी बारीकियां भी अगर छोड़ दे तो पकड़ में आ जाती है। हाँ हाँ, वो पकड़ लेते हैं कि सर आपने ये गलत बोला। अरे एक आध बार टंग स्लिप कोई किसी वीडियो में हो जाता है, लोग बोलते हैं कि साहब आपको यहाँ पे ये बोलना चाहिए था, वहां पे ये बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो लेलन टॉप की जनता बहुत जागरूक है। जी। तो आज हम लोग तमिलनाडु पे बात करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं और तमिलनाडु में लेलन टॉप की टीमें भी पहुंची हुई हैं। हम लोग तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो हम जैसे हमने असम में किया था कि हम लोग देखा था कि असम की जियोग्राफी क्या है, असम का भूगोल कैसा है। फिर हम उसी बिना पर हम देखेंगे तमिलनाडु का भूगोल कैसा है, तमिलनाडु में पार्टियां कौन सी हैं, तमिलनाडु में 2016 का चुनाव कैसे लड़ा गया, उसके बाद का चुनाव कैसे लड़ा गया, लोकसभा चुनाव के नतीजे हम लोग विधानसभा वार देखेंगे। उसको हम लोग अगर लोकसभा वार देखते हैं तो आप कहेंगे साहब कमेंट में कि एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस कर रहे हैं। नहीं, हम विधानसभा को विधानसभाओं में बांट कर देखेंगे। जी। ऐसे चीजें थोड़ी साफ होती हैं कि किस विधानसभा में कैसी किसको बढ़त मिली। फिर भी ये सारी चीजें जिन पर हम बातचीत करेंगे, पार्टियों की बातचीत करेंगे, अलायंसेस की बात करेंगे, प्री पोल अलायंसेस, पिछले चुनावों के अलायंसेस और अभी जो अलायंसेस जन्म ले रहे हैं उनको एक सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट जिसको सांख्यिकी की भाषा में कहते हैं, तो हम एक सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं इसको। अब ये समझ जाइए कि ललन टॉप की अभी आपकी स्क्रीन पर इस समय आप सब लोगों के एक पूरा विज्ञान फैला हुआ है, आंकड़ों का विज्ञान जिसको कहते हैं, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए कई सारे साइंटिस्ट महंगे महंगे लैपटॉप, महंगी महंगी मशीनों से घंटे घंटे भर काम करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने खुद किया है, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं लंबे समय तक। तो ये सब करेंगे हम लोग, लेकिन इससे हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे। हम एक चित्र देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस चित्र से क्या मिलता है किसी राज्य की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना के बारे में, क्या हो सकता है। और चुनाव केवल गणित तो है नहीं, चुनाव बहुत सारा कुछ है। तो उन सारे कुछ को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कार्तिकेय होंगे हमारे साथ। कार्तिकेय, सबसे पहला सवाल, तमिलनाडु कैसा दिखता है? सबसे पहली बात, मेरा हाउसमेट तमिलनाडु से है, उसने मुझे ओके। मना किया है नाडु बोलने से। नाडु बोलने से मना किया है? नाड़, तमिलनाड। तमिलनाडु। जी। मुझे ओ। ये मैंने बोला कि देखो मैं तो दिल्ली से हूँ, हम्म। मैं तो डेटा देख रहा हूँ, हम्म। तो मेरे को तो कुछ एडवाइस दो। तो उन्होंने बोला सिर्फ यही एडवाइस है, तमिलनाडु मत बोलना, तमिलनाडु बोलना। ओ ओके। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है, हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, क्योंकि हम्म। हम लोग इंग्लिश की बुक्स में तमिलनाडु पढ़ते हैं तो हम तमिलनाडु ही बोलते हैं। जी जी। तमिलनाडु चलिए। तो अब अगर हमने ये डिस्क्लेमर दे दिया, बीच में अगर टंग स्लिप होकर नाडु फिर से मुंह से निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा। जी जी। तो आपने मुझसे पूछा तमिलनाडु दिखता कैसा है, तो उसके लिए मैं अगेन पिछली बार की ही तरह अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ करेंगे आप जरूर। स्क्रीन शेयर करूंगा, बिल्कुल। तो उसके लिए आप मुझे एक सेकंड दें। तमिलनाडु में अभी हम देखेंगे कि 4 हिस्से हैं तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का मैप है आपके सामने। हम्म। और तमिलनाडु का भूगोल 4 मोटे-मोटे हिस्सों में बटा हुआ है। हम्म।
जो गुलाबी वाला हिस्सा है इसे हम नॉर्थ तमिलनाडु बोलेंगे। और इस एरिया में चेन्नई और पुडुचेरी, अब पुडुचेरी का जब मसला उठेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग एक बात आएगी कि पुडुचेरी केवल एक लैंडमास नहीं है, पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो जी पुडुचेरी, जो मेन पुडुचेरी जो हम बोलते हैं, जब हम पुडुचेरी बोलते हैं, जो जो जिस जिस चीज का दिमाग में हम जिस बारे में जिस हम सोचते हैं जिसके बारे में, वो पुडुचेरी इस गुलाबी हिस्से में है। उसके बाद जो नीला हिस्सा है ये वेस्टर्न तमिलनाडु है। इसको वहां पर कोंगुनाड बोलते हैं, कोंगुनाड। कोंगुनाड। तो संगम पीरियड में चेराज यहां पे राज करते थे। ओके। कुछ समय चेराज ने किया, फिर चोलाज ने किया। जी। जो पीला वाला हिस्सा है, यहां इसको कावेरी डेल्टा, अब डेल्टा का हिंदी अनुवाद आप करिएगा, कावेरी डेल्टा एरिया बोलते हैं इसको। और डेल्टा के बारे में जिनको ना पता उनको बता दूं, जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है तो वहां पे बिल्कुल बहुत बड़ा कछार, मुझे अपने सामान्य ज्ञान की किताब याद आ गई, बहुत बड़ा कछार पैदा होता है, नदी गाद जी, जमा करती है, इसे त्रिभुज की आकार की आकृति पैदा होती है, वाह इसे डेल्टा कहते हैं। क्या चलिए। बात है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने पूरा एक मतलब एक्सप्लेन कर दिया, अनुवाद नहीं है तो एक्सप्लेनेशन हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये जो पीला इलाका है इसको चोला नाड बोलते हैं, यहाँ पे चोलास का राज था। तो तंजावर इस एरिया में आता है। तंजावर इसी जो एरिया में आता जी है। ओके। जी बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ पे। जी जी जी। जो हरा इलाका है ये सदर्न तमिलनाडु है, इसको पांड्या नाड बोलते हैं, यहाँ पांड्यास का रूल हुआ करता था। अच्छा। तो और ऊपर यहाँ, ऊपर वाल, हाँ बताए बताए। नहीं मैं कह रहा हूँ पांड्या नाड में कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट टिप जो भारत की है मेनलैंड की, और शिवकाशी जहाँ के पटाखे हम लोग जी जी। नहीं नहीं चलाने चाहिए वैसे दिल्ली में, हम्म लेकिन जहाँ के पटाखे काफी फेमस हैं। तो हम्म। ये आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैं बस नीचे वाला हिस्सा, हरा वाला हिस्सा पांड्या नाड हो गया, जी, पीला वाला हिस्सा को क्या कहा आपने? चोला नाड, चोलनाड। नीले वाले हिस्से को कोंगू नाड। कोंगनाड, और गुलाबी हिस्से का कोई नाम नहीं उसको दिया हम था। नॉर्थ तमिलनाडु ही बोलेंगे। वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब उनमें से एक को नाड़ नाड़ बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये मैप एग्जैक्टली उसको रिप्रेजेंट करता है, पर खैर ये जो 3 इलाके हैं ये उन 3 किंगडम्स के लिए फेमस हैं। नॉर्थ में भी खैर जहां तक मेरे को याद है, हो सकता है मैं गलत हूं, चोलास का इन्फ्लुएंस होता था एक समय पर। हम्म। पर ये 4 इलाके हैं, पर हम अपने दर्शकों के लिए हम इनको नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और डेल्टा ही बोलेंगे। ओके। नॉर्थ वेस्ट साउथ डेल्टा, ठीक है। जी। तो ये था, ये है तमिलनाडु का भूगोल जो हाँ, मैं इसको राजनीतिक ही एक बार भूगोल है। देखना चाह रहा था, मैं मतलब आगे की बातचीत के लिए एक बार तैयार होकर इसको देखना चाह रहा था। जी तो ये तो मैप हो गया, ये तो भूगोल हो गया, ठीक है। सबसे इन सब सारी बातचीत पे, पॉलिटिकल सिनेरियो पे, तमाम कंप्यूटेशंस पे आगे बढ़ने के पहले मैं ये जानना चाहूंगा और इस पर डिस्कस कर लिया जाए कि तमिलनाडु की राजनीति, ठीक है, पर मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहूंगा, लेकिन तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पार्टीज कौन कौन सी हैं जिनके आसपास सारा समीकरण जो है घूमता है, घूमा करता है? दो मेन द्रविडियन पार्टीज हैं, हम्म डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, हम्म एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये दो स्तंभ हैं हम्म तमिलनाडु की राजनीति के, और काफी सालों से रहे हैं। हम्म अब मजे की बात यह है कि इन सब पार्टीज ने अपने जीवन में शायद एआईएडीएमके कम, पर डीएमके ने तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ दोस्ती रखी है अलग अलग करुणा समय पर। करुणानिधि की पार्टी। और आपने करुणानिधि जी का नाम लिया, मैं वही कहने वाला था। बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा चुनाव है जहां ना करुणानिधि होंगे ना जयललिता होंगी। जी तो अब आप सोचिए, 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन भी थे और रिकी पॉन्टिंग भी थे, 15 तक आते आते ना सचिन थे ना पॉन्टिंग थे। जी जी। लेकिन खैर कोहली थे और स्टीव स्मिथ थे, तो इस बार भी नए खिलाड़ी हैं, हम्म एक नया माहौल है। लेकिन हाँ, उनकी जो लेगेसी है वो बहुत जबरदस्त है हम्म तमिलनाडु में। और जैसा कि आपको मैंने कहा कि बीजेपी की प्रेजेंस, अभी हम देखेंगे सबके वोट शेयर्स अलग अलग एरियाज में कहां कहां फैले हुए हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके, इसमें डीएमके और एआईएडीएमके दो मेन स्तंभ हैं। कांग्रेस की प्रेजेंस है कुछ एरियाज में, बीजेपी की प्रेजेंस है लेकिन कांग्रेस से कम है, और एआईएडीएमके और डीएमके से तो बहुत कम है। लेकिन जो मजेदार डायनामिक है तमिलनाडु का, और जो इस शो का भी एक फोकल पॉइंट होगा, हम्म बहुत मजेदार सीरीज है ये सिद्धांत, की
हम हर राज्य को उठाते हैं और हर राज्य की अपनी अब अपने कुछ ऐसे गुण होते हैं या अवगुण होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो पिछली बार हमने असम में कुछ डायनामिक्स देखे, तमिलनाडु के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम अलग-अलग एंगल्स से इनकी तफ्तीश करेंगे, जैसा कि आपने पिछली बार कहा था। हम्म, तो अब तमिलनाडु में छोटी पार्टीज का एक हुजूम है हम्म, और ऐसा हुजूम है कि एब्रिविएशंस याद करते-करते आप थक जाएंगे, भूल जाएंगे, हाँ, क्योंकि एक अक्षर का ही फर्क है। हम्म, अब देखिए एमडीएमके भी है और केडीएमके भी है। हम्म। नहीं, एमडीएमके और केएमडीके। देखिए, मेरे दोस्त की मुझे गलती हो बात गई। याद आ गई, वो जी, तमिलनाडु में पत्रकार हैं। तो उनका यही कहना है कि यार हम लोग स्टोरीज लिखते हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, बिल्कुल। बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि खुद हम लोग यहाँ के लोकल होकर गलत कर जाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने कहा एमडीएमके भी है और केएमडीके भी है। ओके। तो ये तो मतलब इसे जिसे कहते हैं ना कि मतलब ट्रिक, हम्म। जो वो पेड़ पर पका पका पपीता वो। पपीता, हाँ। जी। अच्छा, छोटी-छोटी रीजनल पार्टीज, पीएमके, हम्म। रामदोस जी की पार्टी। रामदोस जी मनमोहन सिंह के टाइम पर हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत यंग थे उस उम्र में, डॉक्टर रामदोस। जी। वाइको की एक पार्टी है, वाइको एक लीडर है, वो डीएमके से ही निकले हैं। उनकी एमडीएमके है। डीएमडीके, हम्म। ये विजयकांत जो कि एक्टर है वहां पे, उनकी हम्म। 2005 में बनाई हुई पार्टी है, जिन्होंने 2011 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेफ्ट पार्टीज हैं वहां पे। हम्म। वहां पर एक वीसीके पार्टी है। हम्म। वहां पर एक अगर एक आईयूएमएल जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो भी मुस्लिम है लीग वहां है। पे। जी। तो ये सारी पार्टीज हैं और अब इस बार या 2019 में ही दो और पार्टीज जुड़ गई थी, एएमएमके, हम्म। जो एआईएडीएमके से ही निकली है, हम्म। दीना करन जी की पार्टी है, और कमल हसन की पार्टी एमएनएम। जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, और हमारा इस शो के जरिए यही उद्देश्य है कि हम अपने व्यूअर्स को तमिलनाडु की राजनीति के बारे में एक ऐसा स्नैपशॉट, एक ऐसा बैकग्राउंड दे पाएं जिससे जब चुनाव के नतीजे आए तो वे समझ पाए उस संदर्भ को। और उस संदर्भ की शुरुआत अभी हमने आपको पार्टीज के कुछ कुछ ही पार्टीज के नाम गिनाकर करी है। जी। 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 अब ये सब बातें तो हो गई कि पार्टियां क्या हैं, पार्टियां कैसी हैं। अब हम लोग उस चीज पर बढ़ते हैं जिस पर हम लोग सारी बातचीत केंद्रित करेंगे। चुनाव के नतीजों पर बात करेंगे। जी। चार हिस्से जो आपने बताए हैं, उसके हिसाब से हम नतीजे देखेंगे। सबसे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव, क्या था नतीजा, और क्या का किस किस रीजन में कैसे कैसे चीजें बदली थी। तो मैं इससे पहले कि मैं स्लाइड शुरू करूं, एक इंटरेस्टिंग बात यह है सिद्धांत कि यूजुअली डीएमके और एआईएडीएमके में ऑसिलेशन होता है, जी। जी, एकदम होता लेकिन 2016 में ये नहीं हुआ। है। 2016 में जयललिता जी वापस सरकार में आई। हम्म, 2011 में उनकी एक मतलब शानदार जीत थी जी। करुणानिधि जी के खिलाफ। 16 में जीत इतनी शानदार नहीं थी, लेकिन जीत थी, कंफर्टेबल मेजोरिटी थी। हम्म। काफी लोग उसमें कांग्रेस को दोष देते हैं कि 41 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, उनमें से वो केवल 8 सीटें निकाल पाए। और लोग ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस अच्छा कर लेती अपने कोटे से तो शायद डीएमके की सरकार बन जाती। और इसी वजह से इस बार अगर आपने देखा हो तो स्टालिन जो डीएमके के प्रमुख हैं और जी। करुणानिधि जी। जी के पुत्र हैं और जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने कांग्रेस को इस बार केवल 25 सीटें दी हैं, हम्म। अगर आंकड़ा मुझे ये सही याद है तो। हम्म। 25 सीटें ही हैं जहां तक मुझे याद। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछली बार 2016 में हुआ क्या था। 16 में बाईं तरफ आपके पास फिर से पिछली बार की ही तरह मैप है हम्म। रिजल्ट्स का और दाईं तरफ ग्राफ है। अब हम्म। इसके पहले आप मैप देखना शुरू करें, समझ लेते हैं मैप में रंग क्या क्या बता रहे हैं। जो हरा रंग है वो जयललिता जी की पार्टी का है, एआईएडीएमके का। एआईएडीएमके का। लाल रंग वो डीएमके का है, करुणानिधि जी की पार्टी का। जो हल्का नीला रंग है वो कांग्रेस का है। तो जो लाल है और नीला है उसको आप मिला के भी देख सकते हैं, हम्म। क्योंकि वो अलायंस में थे उस समय। जी। 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 और एक जो पीला अदर्स है वो भी इसी अलायंस का पार्ट था, वो एक मुस्लिम लीग की सीट थी। हम्म। अच्छा, अब हमने अलायंसेस के वोट शेयर्स दिखाए हैं। पहले वोट शेयर फिर सीट का नंबर देखेंगे। जी। वोट जी। शेयर में एआईएडीएमके के अलायंस को 41% वोट मिला था। हम्म। 40% वोट मिला था डीएमके के अलायंस को। तो इसको अभी हम यूपीए एनडीए नहीं बोल रहे हैं, इनको हम एआईएडीएमके प्लस और डीएमके प्लस बोल रहे हैं। हम्म। और एक्चुअली क्योंकि एनडीए उस समय कुछ और था,
हम्म। आज एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा है, उस समय एनडीए अलायंस बीजेपी और एक और लोकल पार्टी थी। तो एनडीए नारंगी रंग में केवल 3% वोट, और अदर्स जो कि हमारे आगे जो अभी हम बात करने वाले हैं, सबसे मजेदार हिस्सा ये अदर्स से आता है। 17% वोट अदर्स का था, लेकिन उनकी जो सीटें हैं वो 0 थी। 17% वोट लाकर अदर्स एक भी सीट नहीं ला पाई। ये जो पीला हमने दिखाया है बाईं तरफ, ये अदर्स आईयूएमएल का है, जो डीएमके अलायंस में ही था। ओके। तो ये स्थिति थी। सीटों में अगर इसको हम देखें तो 136 सीटें एआईएडीएमके के अलायंस को मिली थी, और 98 सीट्स डीएमके के अलायंस को मिली थी। तो मार्जिन इतना नहीं था, केवल 38 सीटों का ही फर्क था। और अगर 234 का हाउस है तो 118 की मेजॉरिटी बनती है, तो डीएमके अलायंस 20 सीटों से पीछे रह गया। लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। हाँ, कंफर्टेबल जयललिता मेजॉरिटी जी तो कही जाएगी जी, इसको। बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। ओके। और ये आपने कहा कि आईयूएमएल उस समय डीएमके के साथ था, जी, तो आपने अलग क्यों रखा है वोट शेयर वाले ग्राफ में उसको? नहीं, वो अदर्स वो दूसरे हैं, वो आईयूएमएल को हटा के हैं। अदर्स में आईयूएमएल। आते हैं, अदर्स में आते हैं पीएम के, अदर्स में आते हैं एनटी के, केएमडी के, एक क्योंकि एक तीसरा अलायंस था। हाँ 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 वो तीसरे अलायंस में वाइको की पार्टी थी, उस हाँ। तीसरे अलायंस में विजयकांत की पार्टी थी, उस तीसरे अलायंस में लेफ्ट पार्टी थी, उस तीसरे अलायंस में एक बीसीके पार्टी थी। तो वो और एक पीएम के, जो हम देखेंगे कितना डिसाइसिव बना, रामदोस की पार्टी इतनी डिसाइसिव बनी। तो इस वजह से 17% वोट शेयर इन अदर्स का आया, पर एक भी सीट नहीं आई। अच्छा, जो ये तो वो 2000। पीली, हाँ, जो बताओ। पीली सीट थी जो पीली सीट है एक हम्म। बाएं वाले मैप में, हम्म। वो असल में लाल वाले के कोटे से ही निकली है। ओके। जी, तो वोट ये शेयर में आप देखिए कुछ खास फर्क नहीं है, 40-41 ही है वोट शेयर। हाँ, वो शेयर में बहुत अंतर नहीं है। जी, लेकिन सीटों में काफी अंतर है, 136 और 98 का। हाँ, अब ये देखिए बात हो गई 2016 की, लेकिन तमिलनाडु का जी, ही हम अगर हम 2019 का रिजल्ट देखें लोकसभा चुनावों का, और उसको विधानसभा वार बांट के देखें, संभवतः आपने स्लाइड भी उसकी तैयार की होगी। बिल्कुल अगली ही स्लाइड है। हाँ, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? सिद्धांत जी, अगर तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस ने 2019 में स्वीप ना किया होता, तो शायद आज कांग्रेस के 52 एमपी भी नहीं होते। इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्वीप था। जैसा कि अब हम आपको दिखाएंगे, 2019 में ओ। अब इसमें लाल, हम्म। नीला और बैगनी, हम्म। इनको साथ में देखिए। ये सारे डीएमके के या डीएमके खुद है या डीएमके के अलायंस वाले हैं। डीएमके स्वयं लाल वाले असेंबली सेगमेंट्स, हम्म। जो नीला है वो कांग्रेस, और जो बैगनी रंग है वो और पार्टीज जो उस अलायंस में आ गई थी। हम्म। तकरीबन तकरीबन सिद्धांत जी, 234 में से डीएमके अलायंस 200 से ऊपर सेगमेंट्स जीता था। लीड किया था उन सेगमेंट्स को। जी, एग्जैक्टली लीड किया था, 200 से ऊपर सेगमेंट्स में लीड किया था। इस समय कोalition बड़ा हो गया था दोनों तरफ से, जयललिता जी की तरफ। एआईएडीएमके की स्थिति बहुत खराब है इस चुनाव में। लेकिन आप वोट शेयर देखिए, 31% वोट शेयर पे उनको मेरे ख्याल सिर्फ 1 दर्जन असेंबली सेगमेंट में लीड्स मिले थे, और इधर 50% वोट शेयर क्रॉस कर गया था डीएमके अलायंस का, और 200 से ऊपर असेंबली सेगमेंट्स में उनकी लीड्स थी। और इसमें 2016 के बनिस्बत जो अलायंसेस थे वो बड़े थे, तो छोटी पार्टीज का वोट काटने का इतना स्कोप नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, आप उसको कैसे भी देखिए, ये एक स्वीप थी। सिर्फ एक सीट पूरे तमिलनाडु में, पूरे तमिल, मेरे ख्याल 39 सीटें होती हैं तमिलनाडु में, अगर मुझे सही याद है लोकसभा से, उसमें से एक सीट केवल एआईएडीएमके निकाल पाया था। वो जो आप हरा रंग का इलाका देख रहे हैं, वो जी ओ जी पनीर जी। सेल्वम का इलाका है, जो डेप्यूटी चीफ ओ मिनिस्टर अच्छा, है। हाँ। तो ये वो वाला, उस इलाके में उन्होंने एक सीट निकाली थी। बाकी पूरा एक स्वीप था डीएमके कांग्रेस के लिए। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी इस सब 2019 के चुनाव की, और अब हम लेकिन 2019 से लेकर 21 तक में बहुत जी, सारी चीजें बदली होंगी। मतलब चीजें वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट तो रही नहीं होंगी, और वैसी स्थितियां भी नहीं रहेंगी कि आप उसी हिसाब से कोई समीकरण बना सके। तो बदली क्या क्या चीजें हैं जिनका इस बार तो इस बार चुनाव में असर पड़ेगा?
इसके दो 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 जवाब मैं दे सकता हूं हम्म, कि आंकड़ों के हिसाब से अलायंसेस में क्या बदलाव हुए हैं, हम्म, और एक जो सब्जेक्टिव कि एआईएडीएम के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो पहले बात करते हैं कि एआईएडीएम के जो 2019 में एकदम तितर बितर दिख रही थी, हम्म, उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। जो दो फैक्शंस हैं, वो पनीर सेल्वम जी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और एडापडी पळनिस्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम्म, उनके बीच में इनफाइटिंग की बात होती थी उस समय। हम्म, पार्टी में कुछ खास ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था, पार्टी की परफॉर्मेंस काफी खराब लग रही थी। पिछले 2 साल में उन्होंने काफी जमीन वापस अपनी तरफ करी है, हम्म, और इसमें एडप्पडी पळनिस्वामी ने जो कुछ स्कीम्स निकाली हैं, हम्म, लोन, क्रॉप लोन वेवर, पोंगल के टाइम असिस्टेंस कैश दिया है, हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसे, जी, कुछ ऐसे एजुकेशन में रिजर्वेशंस निकाले हैं। कोविड के टाइम उनकी काफी सराहना की गई है, उनकी जो जी जी, जो उन जिस तरीके से उन्होंने पूरा हैंडल हैंडल किया किया है। पूरा, हाँ। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि शशिकला जी जो हम्म, अभी जेल से छूट के आई हैं, हम्म, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जब आएंगी तो टीटीवी दिनकरन की जो पार्टी है शायद वो और सशक्त हो जाएगी अगर शशिकला जी उस तरफ चली गई तो। लेकिन उन्होंने और उस, तो पॉलिटिक्स से तो वापस ही हाथ जी, ले लिया। तो ये एआईएडीएम के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है इस चुनाव में। हम्म, तो इसका कहने का ये मतलब है कि इस समय एआईएडीएम की स्थिति जितनी खराब 2019 में थी उससे काफी रिकवर कर चुकी है। ऐसा सिर्फ ऐसा शशिकला का हट जाना काफी ज्यादा उनको प्रभावित है। आता तो, अगर वो आते तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती थी। हम्म, देखिए दिनाकरन जी अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी हम्म, एएमएम के लड़ रही है, एकदम उनका लड़ रही है। अलायंस, हाँ उनका अलायंस है। लेकिन शायद शशिकला जी के बिना वो जो एक स्टीम है वो शायद नहीं उनको मिल पाएगी। हम्म, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि देखिए शशिकला जी अगर आती हैं और अगर दिनाकरन जी के साथ जुड़ती हैं तो शायद एआईएडीएम के में भी दो फाड़ हो जाएगा हम्म, और एक फैक्शन वहां चला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, शायद इसमें भाजपा भाजपा का भी हाथ हो, हमें कोई मतलब ऐसी भी एक थ्योरी है, क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि तमिलनाडु में, क्योंकि अब वो अलायंस के पार्ट है, तो अच्छा करना है, एआईएडीएमके को अच्छा करना है, और वो नहीं चाहते कि डीएमके कांग्रेस सत्ता में आए। हम्म। अब देखिए ये तो आपने बहुत सारी पार्टियों का नाम ले लिया, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन सॉरी, ये, मैंने एक बात आपको अलायंसेस के बारे में बताना भूल गया मैं, हाँ बताएं बताएं। कि जो अलायंसेस में बदलाव हुए हैं, अलायंसेस अब जो इस समय हमें दिख रहे हैं, वो एक तो डीएमके का अलायंस है, इसमें कांग्रेस है, इसमें एक इसमें वाइको की पार्टी आ जाती है एमडीएम हम्म, के, इसमें केडीएमके आ जाती है, केएमडी के, रात में बार बार गलती कर रहा हूं, हम्म, केएमडी के आ जाती है। ये कोंगुनाड की एक पार्टी है, वेस्टर्न हाँ तमिलनाडु। वेस्टर्न तमिलनाडु। इसमें लेफ्ट पार्टीज अब जुड़ गई हैं, हम्म, तो ये अलायंस अब काफी, एक वीसी के, एक दलित पॉलिटिक्स की एक पार्टी है, वो भी जुड़ गए हैं साथ में। हम्म, तो ये हो गया डीएमके का अलायंस। हम्म, एआईएडीएमके का अलायंस भी अब काफी बड़ा हो गया है, इसमें भाजपा आ गई है, हम्म, और अभी हम देखेंगे अगली कुछ स्लाइड्स में उसका कारण क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं। ये हम्म, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है पीएमके का आना, क्योंकि 2016 के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो हम एकदम चकित रह जाएंगे ये देखकर कि पीएमके हालांकि एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने कितनी सीटों पर किस किस का नुकसान किया। हम्म, तो अब वो पीएमके जो है वो जुड़ गई है एआईएडीएमके के साथ। तो हम्म, अभी कुछ स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि हर पार्टी का जो हमने कुछ, मैंने ऐसी पार्टीज हमने देखी हैं जो मतलब सारी तो नहीं, पर एक सैंपल हम पार्टीज का देखेंगे, और देखेंगे उनके वोट शेयर्स कहां कहां कॉन्सेंट्रेटेड हैं तमिलनाडु हम्म, में। और फिर हम देखेंगे कि 16 में किस छोटी पार्टी ने किसका नुकसान किया और कितना नुकसान किया, हाँ और और उसके, आज के अलायंसेस में उनका संदर्भ। हाँ, और इस सब के बाद मैं ये भी देखना चाहूंगा कि अभी के नए अलायंसेस क्या हैं, लेकिन उसके पहले जैसे आपने असम में बताया था, नॉर्थ वेस्ट असम का बताया था, जहाँ पे बोडो फ्रंट का जी, दबदबा था। तो कई सारी पार्टियां कई सारे रीजन्स को, कई सारे बेल्ट्स को, कई सारे जी, पॉकेट्स को प्रभावित करती हैं, जी, डोमिनेट करती हैं। और रीजनल पार्टियां एक अलग तरीके से प्रभावित करती हैं, और रीजनल लेवल पे ही जो स्टेट लेवल की पार्टियां होती हैं वो एक बड़े लेवल का प्रभावित है। जैसे मैं यूपी के संदर्भ में बात करूं, लल्लन टॉप में मतलब यूपी चुनाव हम लोग के लिए बहुत खास भी होता है, हम लोग जी, काफी जी, एक साल रह गया है, मैं तैयारी अभी से ही शुरू करने वाला हूँ उसकी तो। अरे एकदम एकदम आपको 2 मई के लिए भी तैयारी करनी होगी जब इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे। जरूर। तो मुद्दा ये है कि जैसे अब यूपी में एक बड़ी पार्टी हो गई सपा, मान लीजिए एक बड़ी पार्टी हो गई बसपा, जी, लेकिन सपा ये दोनों राज्य लेवल की बड़ी पार्टियां हैं।
इनके साथ सुभाषपा जैसी एक छोटी पार्टी भी आती है जो पूर्वांचल में ज्यादा एक्टिव है। इनके साथ आरएलडी जैसी एक पार्टी आती है जो आपका पश्चिमी उत्तर वेस्ट यूपी में प्रदेश में। ज्यादा एक्टिव है। जी। तो एक ये उसमें भी एक छोटा फैक्शन हो जाता है। राजभर आती है, अपना दल आता है, हाँ हाँ छोटे-छोटे फैक्शंस की हाँ, पार्टीज बन गई हैं। ये छोटे छोटे फैक्शंस जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इससे यहाँ के बड़े फैक्शंस किस तरफ प्रभावित करते हैं, यहाँ के जी, छोटे फैक्शंस क्या प्रभावित करते हैं, और जी, ये वोट के रूप में और चुनाव के नतीजों के रूप में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। एक चीज़ बोलना चाहूँगा सिद्धांत जी इससे पहले, विजयकांत की पार्टी जो डीएमडीके थी, वो एआईएडीएमके के साथ जुड़ गई थी, लेकिन वो अलायंस लास्ट मोमेंट पे ब्रेक हो गया क्योंकि सीट शेयरिंग पे उनकी एग्रीमेंट नहीं हो गया। हम्म, तो आज की परिस्थिति में विजयकांत ने अलायंस कर लिया है टीटीवी दिनाकरन के साथ। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म, तो अभी हम देखेंगे, जो आपने सवाल पूछा, आपका मोटा-मोटा सवाल ये है कि ये जो एक तो राज्य स्तर की पार्टियां हैं दोनों, डीएमके और एआईएडीएमके, पर राज्य में भी और भी छोटी पार्टीज हैं हम्म, जिनके अपने-अपने पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। जी। तो चलिए पहले हम दोनों बड़ी द्रविडियन पार्टीज का वोट शेयर देखते हैं, कहां-कहां फैला हुआ है, उसके बाद हम छोटी पार्टीज पे आते हैं। एकदम एकदम। तो इसके लिए फिर से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करने की। जरूर जरूर। शुरू करते हैं एआईएडीएमके और डीएमके से। तो बहुत सिंपल है इस मैप को समझना, जितना लाल ज्यादा है उतना मतलब उस एरिया में वोट शेयर ज्यादा है। ठीक हम्म, है। अब मैं आपको ज्योग्राफीज की समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। सिद्धांत जी देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, हम उस दिन बिहार की भी चर्चा कर रहे थे, जी जी जी। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि तमिलनाडु में कास्ट का कितना बड़ा रोल है? हम्म, तमिलनाडु के बारे में जब हम सोचते हैं उत्तर भारत में, हम्म, हिंदी भाषी बेल्ट में, या किसी और इलाके में जो दक्षिण से इतना हम टच में नहीं रह पाते अगर, हम्म, तो क्या आप सोच सकते हैं कि तमिलनाडु में जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो एक रियलिटी है, हम्म, वो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। हाँ हाँ। आप देखिए, एआईएडीएमके का वोट शेयर मैंने आपको दिखाया है पहले, ठीक जी। है। एआईएडीएमके का वोट शेयर सबसे ज्यादा लाल आपको किस जगह दिख रहा है? वेस्ट में। एग्जैक्टली exactly. और यहीं पे 16 में डीएमके को इन्होंने पछाड़ा था। अगर डीएमके पिछली बार वेस्ट में अच्छा कर लेता तो डीएमके के चांसेस बढ़ जाते। हम्म, कोंगू नाड में एआईएडीएमके का दबदबा है। हम्म, यहां पर अभी स्टालिन भी इनफैक्ट बोल रहे थे कि मेरे को बोला गया है कि कोंगू नाड एक फोर्ट्रेस है, हमें इस बार इसको तोड़ना है, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में बोला। अच्छा। कोंगू नाड से ही एडापडी पलनीस्वामी आते हैं, हाँ। और कोंगू नाड में एक गाउंडर कम्युनिटी है, गाउंडर। जी, हम्म, जिससे वो आते हैं। अच्छा। तो एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता है वेस्टर्न तमिलनाडु। हम्म, कुछ सीट्स साउथ में भी, कुछ पॉकेट्स आप देख रहे हैं, हम्म, वहां पे ओ पनीर सेल्वम का एक एरिया है, थेनी, जहां मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहां पे उनकी एक लोकसभा सीट निकली थी। जी। उसके साथ साथ एक और कम्युनिटी है, थेवर कम्युनिटी, ओके। जो बहुत स्ट्रांग है, और जो मतलब शशिकला और दिनाकरन जी बोलते थे कि वो थेवर कम्युनिटी उनकी तरफ देखती है, मतलब अच्छे अच्छे पॉजिटिव तरीके से उनको देखती है। तो उनकी प्रेजेंस भी साउथ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में है। हम्म, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनका देखिए, दोनों पार्टीज का इन्फ्लुएंस पूरे तमिलनाडु में है, लेकिन बस कहीं कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। हम्म, तो साउथ में भी ठीक ठाक इनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपको। हम्म। कहां पे सबसे हल्का लाल है? ये आपका नॉर्थ में। बिल्कुल, ये इलाका है, यहां पे वनियर कम्युनिटी है, हम्म, जो पीएमके के साथ जुड़ी है, ओ डॉक्टर अच्छा। रामदोस के साथ। हम्म, और वनियर कम्युनिटी, थेवर कम्युनिटी और गाउंडर कम्युनिटी, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इन तीनों कम्युनिटीज को अगर मिला ले तो इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो डीएमके ने लगभग लगभग 37% और एआईएडीएमके ने लगभग 50% जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो इन कम्युनिटीज से हैं। वो उस पूरे अरिथमेटिक को समझ रहे हैं। वो उस पूरे अरिथमेटिक में फिट बैठते हैं। हम्म, तो अब हमने ये समझा कि एआईएडीएमके जो नॉर्थ में इतनी स्ट्रांग, और अभी हम बताएंगे कि वन ईयर कम्युनिटी को उन्होंने रिजर्वेशन दिया है पिछले कुछ ही दिनों में, हम्म, उसकी भी पीछे एक कहानी है, वो अभी जब पीएमके का ग्राफ आएगा तब समझाऊंगा। तो वेस्टर्न तमिलनाडु और सदर्न तमिलनाडु, हम्म, यहां के, और कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल तमिलनाडु, यहां पर एआईएडीएमके स्ट्रांग। हम्म, अब आते हैं हम डीएमके पे। ओके। डीएमके का नॉर्थ एआईएडीएमके से बेटर होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि डीएमके का डीएमके, नॉर्थ एआईएडीएमके से बेटर होगा। जी,
आप देख पा रहे होंगे कि डीएमके का जो लाल है नॉर्थ में, वो एआईएडीएमके से ज्यादा है, क्योंकि डीएमके का भी वोट शेयर बनियर कम्युनिटी में अच्छा खासा है। हम्म, साथ ही साथ डीएमके का वोट शेयर जो डेल्टा रीजन है, डेल्टा अब रीजन में आपको भी अच्छा खासा है। एग्जैक्टली उसमें से कुछ इलाका ए राजा का इलाका माना जाता है। ओके। ठीक है, तो बेसिकली डीएमके का हमने ये देखा कि डेल्टा रीजन और नॉर्थ में। अब इसमें मैंने कांग्रेस का भी जोड़ा हुआ है, डीएमके और कांग्रेस का, क्योंकि अगर हाँ, हम वो अलग अलग अलायंस में करके थे, देख, हाँ। जी, कांग्रेस जो है वो साउथ में अगर आप देख रहे होंगे, जो एकदम टिप है कन्याकुमारी, हम्म। उन एरियाज में अच्छा करती है, वहां माइनॉरिटीज का प्रेजेंस है, माइनॉरिटीज यहाँ पे क्रिश्चियंस ज्यादा है। हम्म। साउथ में भी इस पूरे अलायंस का अच्छा प्रेजेंस दिख तो रहा है। एकदम जो साउथ सदर्न टिप है, कांग्रेस वहां अच्छा करती है। हम्म, और वेस्ट में जो कोंगू नाड है, वहां पर भी एक इलाका जो चोंच निकली हुई देख रहे होंगे जी आप, जी जी वहां पर भी जी। इनका अच्छा लाल है, वो ऊटी का इलाका है, हम्म, वहां पर भी ये लोग ठीक ठाक कांग्रेस अच्छा करती है। तो ये है दो बड़ी पार्टियां। बड़ी पार्टीज का। मतलब अब यूपी के हम हिसाब से, यूपी के हिसाब से तमिलनाडु के सपा बसपा है ये लोग। बिल्कुल तमिलनाडु के सपा और बसपा, और अब हम देखेंगे तमिलनाडु के, कह लीजिए कांग्रेस और लेफ्ट, हाँ हाँ। क्योंकि तमिलनाडु की बीजेपी, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस। हम्म, हालांकि बीजेपी के उठने के चांसेस ज्यादा लगते हैं तमिलनाडु में बनस्पत कांग्रेस के उत्तर प्रदेश जी में। जी। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के आप देख रहे होंगे कुछ खास कहीं भी नहीं है। सदर्न टिप पे हाँ, सदर्न वहीं टिप पे कन्याकुमारी, कंसोलिडेशन है, थोड़ा डेल्टा के टिप पे कंसोलिडेशन है, बस। एक डेल्टा का एरिया है, लेकिन जो मेन सदर्न है वो इलाका है पौन राधा कृष्णन जी का। अच्छा। ये 2014 में कन्याकुमारी से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे, और ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने थे मोदी जी की सरकार में, एनडीए 1 में। अच्छा। और अभी साथ ही साथ जब ये चुनाव हो रहे हैं, तो एक बाई इलेक्शन हो रहा है कन्याकुमारी में, क्योंकि हम्म, वहां पर जो कांग्रेस के एमपी थे, उनकी अ, दुखद बात है, उनकी मृत्यु हो गई पिछले हम्म, पिछले ही साल। तो वहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो बाई इलेक्शन कन्याकुमारी में कांग्रेस और बीजेपी का हो रहा है। ओके। डीएमके के कोटे से कांग्रेस को सीट मिली है, और एनडीए कोटे से भाजपा को मिली है। ओके। क्योंकि ये कांग्रेस और, क्योंकि अब जैसा कि आपको मैंने बताया, इस बार कांग्रेस ने जीती थी, तो हम्म, कांग्रेस का तो बनता है राइट, उनके इनफैक्ट उनके पुत्र को ही टिकट मिला है जहां तक मुझे याद है। हम्म, और उधर से पौन राधा कृष्णन जी को फील्ड किया है भाजपा ने, हम्म। जहां तक मुझे याद आ रहा है। बट खैर, कांग्रेस और भाजपा का ही टक्कर है कन्याकुमारी में। लेफ्ट का भी कंसोलिडेशन बड़ा मजेदार किस्म का है। लेफ्ट का जो है वो पैचेस में है, मतलब कुछ खास नॉर्थ कोई नॉर्थ में पैटर्न, नॉर्थ में एक दो हिस्सों में छोड़ा मोड़ा दिख रहा है। हाँ मतलब कुछ खास पैटर्न नहीं है, स्कैटर्ड है, लेकिन यही तो डैमेज करता है ना। देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एक एरिया में हो ना, तो आपका वोट शेयर सीटों में तब्दील हो जाता है। आप लेकिन जो अगर आपके ए राजा वाला रीजन बता रहे थे, उस इलाके में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं लेफ्ट के पास भी। कुछ खास, कुछ कहीं भी कुछ हाँ। खास नहीं है, कोई कहीं, ये कभी कभी कुछ एक आध लीडर होता है तो उनके ज्यादा वोट्स आ जाते हैं कुछ एक इलाके में वो। हम्म, बट वही बात है कि क्योंकि वोट्स इतने स्कैटर्ड हैं, तो ये वोट चुनाव बिगाड़ने का काम करते हैं। हम्म, तो अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में, अब हम अभी हमने ये देखी दो द्रविडियन पार्टीज हम्म, और दो नेशनल पार्टीज और लेफ्ट का हमने देखा। हम्म, अब हम आते हैं दो बड़ी मजेदार पार्टीज पे, डीएमडी के। सिद्धांत जी, कभी आपने ऐसा सुना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस में अगली बार अपना चुनाव में डिपॉजिट लॉस कर जब्त दे। करवा के आते हैं? ये हुआ है, हुआ तो है। ये विजयकांत जी के साथ हुआ है। हम्म, बहुत मजेदार कहानी है। 2005 में पार्टी बनती है, 11 में एक शानदार परफॉर्मेंस। हम्म, उस समय जयललिता जी के साथ ये अलायंस में थे, तकरीबन 30 सीटें लेकर आए थे, लेकिन चुनाव के बाद बात नहीं बनी, तो ये लीडर ऑपोजिशन बन गए, क्योंकि उस समय डीएमके की हालत इतनी खस्ता थी हम्म, कि उनकी इतनी सीटें भी नहीं आई थी कि उन्हें लीडर ऑपोजिशन का पद मिलता, जो हम्म, कि अभी कांग्रेस के साथ हुआ है लोकसभा में 2 बार, दूसरी बार अभी हो रहा है। जी। उससे 2016 में इस स्थिति में आना जहां पर वे अपनी जमानत भी जब्त करवा के आ गए हैं, हम्म, मतलब इस पार्टी का डाउनफॉल आप देख सकते हैं। हाँ। और फिर भी वोट शेयर है अलग अलग पॉकेट्स में, बहुत मतलब कम है, वो पूरे डेसिमल है एकदम। कम है, ये 10% से कम है, जो सबसे हल्का कलर है वो 10% से कम है। वो हम्म, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी वजह से भी पार्टियों को नुकसान हुआ था 2016 में। हम्म, तो ये है डीएमडी के जो स्कैटर्ड हैं,
ये इन्होंने जब 16 में जब 11 में जब अच्छा किया था तो इनकी सीट सेंट्रल और नॉर्थ से आई थी। हम्म। नॉर्थ की बात पे याद आता है पीएम के, सबसे मजेदार इन सब में से नॉर्थ में तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है एकदम इनका। कंसोलिडेशन है। नॉर्थ की पार्टी है, वन ईयर कम्युनिटी की पार्टी है, नॉर्थ और वेस्टर्न बेल्ट की पार्टी है। जबरदस्त इनका एक मतलब एक आंकड़ा है कि इनका पिछली बार 5% से ज्यादा वोट शेयर आया था और एक भी सीट नहीं निकली थी। इन्होंने लेकिन हम्म। तकरीबन 75 से ज्यादा सीटों में गेम बिगाड़ी थी या बनाई थी अलग अलग पार्टियों के लिए। 234 में से 75 से ज्यादा सीटों में ये फैक्टर थे। और ये पीएम के डॉक्टर रामदोस की पार्टी है, जो जैसा कि आपको मैंने बोला ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपीए 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में। हम्म। अच्छा ये तो सब चार्ज, हाँ बताएं बताएं। नहीं, अब मैं आखिरी दो पार्टीज पे आ रहा जी। था। एमडीएमके, ये वाइको की पार्टी है, हम्म। ये डीएमके से ही निकली है और वाइको भी अलग अलग अलायंसेस के साथ रह चुके हैं। अब ये डीएमके में है इस समय, हम्म। डीएमके के साथ है। इनका भी देखिए वो जो सदर्न पॉकेट है वो वाइको का अपना इलाका है, वहां से वो एक बार वहां से वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। हम्म। वो शिवकाशी का इलाका है जो साउथ में आप देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। और केएमडीके के नाम में ही कोंगू है, तो ये वेस्टर्न तमिलनाडु की ही पार्टी है। हम्म। और इनका जो वोट बेस है वो गाउंडर कम्युनिटी में है काफी अच्छा। वो नॉर्थ में ही थोड़ा बहुत माइनस 10% वेस्ट में, कम दिख रहा है। वेस्ट में ही है, मतलब मोटा मोटी वेस्ट में इनका जो वेस्ट में, परफॉर्मेंस है वो सॉरी, है। हाँ। जी जी। तो ये थी छोटी पार्टीज। तो अब हमने आपको बताया कि अम, कैसे तमिलनाडु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहां पे ज्योग्राफिक स्प्रेड जो है वोट्स का, वो डिसाइड करता है कि चुनाव कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा और कैसे बिगड़ेगा। और 2016 में तो ये चीज अपनी चरम सीमा पे, मतलब जितने चुनाव मैंने देखे हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज अलग अलग लड़ी थी। हाँ। तो 2011 में, 2016 में रादर पीएमके का कोई अलायंस नहीं था, एनटीके का कोई अलायंस नहीं था, केएमडीके का कोई अलायंस नहीं था, लेकिन डीएमडीके का अलायंस था लेफ्ट के साथ और एमडीएमके के साथ। तो ये सारी वो पार्टीज हैं जो वो जो दो बड़ी द्रविडियन पार्टीज हैं उनके आभा मंडल से बाहर चुनाव लड़ रही थी। जी। जी और ये सब तो छोटी छोटी पार्टियां हो गई, सब जगह सब बिखराव जो भी हमने वोटों का है या कहीं कहीं जो वोटों का जुटाव इनके पास दिख रहा है वो तो समझ में आता है। जी लेकिन अलायंस की जब बात करें तो ये सारा समीकरण कैसे बैठता है, अलायंस क्या है, जिससे हम एक और पिक्चर की ओर देख सके 2021 के हिसाब से बात करें तो। जी। तो अब हम उसके पहले एक चीज करेंगे कि अलायंस, मैं गिनवाता जाऊंगा कौन सी पार्टी किस अलायंस में आई है, हम्म। और ये भी दिखाऊंगा कि उस पार्टी ने पिछली बार किसका कितना नुकसान किया, ठीक है। तो पोटेंशियली इस बार किसका वो फायदा कर सकते हैं। तो ये हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ स्लाइड्स अब होने वाली हैं। तो इसको समझने के लिए ये समझिए कि इस पीएम, जैसे ये स्लाइड पीएम के पर है, तो हम्म। किन किन सीटों में पीएमके का जो वोट शेयर था वो जो जीत का मार्जिन था उससे ज्यादा था। हम्म। तो यदि पीएम के एक अलायंस जो 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 लूजर है उसके पास चली जाती, तो ये और उनके वोट अगर जुड़ जाते तो जो लूजर है वो विनर बन जाता और जो विनर है हम्म। वो लूजर बन जाता। हम्म। तो अगर हम इसको देखें, आप देख सकते हैं जैसा कि उम्मीद थी पीएमके ने नॉर्थ में ही सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला है। हम्म। तो 35 ऐसी सीटें थी जो डीएमके ने हारी, हम्म। जहां पे जो वोट का जीत का मार्जिन था वो पीएमके के वोट शेयर से कम था। हाँ। तो जो पीएमके का वोट अगर डीएमके में चला जाता तो डीएमके ये 35 सीटें जीत तो जाती। अच्छा खासा निकल जाता, हाँ। ऐसे ही 30 सीटों में एआईएडीएमके का नुकसान हुआ, हम्म। क्योंकि 30 सीटें ऐसी थी, और वो अगेन कंसंट्रेशन सबकी नॉर्थ में ही है, उत्तर में ही है। 30 सीटें ऐसी थी जहां पे एआईएडीएमके हारी, हम्म। लेकिन अगर पीएमके का वोट उसके साथ जुड़ जाता तो वो जीत जाती। और कांग्रेस का भी 9 सीटों में नुकसान हुआ। हम्म। आज पीएमके एआईएडीएमके के साथ जाके जुड़ गई है। हम्म। अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस और ये डीएमके के बिल्कुल लिए। अच्छी खबर नहीं है। और पीएम के जो वन ईयर कम्युनिटी से आते हैं, पीएम के जब जुड़ी तो उन्होंने जितनी सीट्स अभी एक्सेप्ट करी हैं वो उन्होंने पिछली बार सारी सीटें लड़ी थी, तो अब मेरे ख्याल 25 से भी कम सीटें वो लड़ रहे हैं। तो
कहते हैं, ये मैं पढ़ रहा हूं जैसे कि जो रिजर्वेशन अप्रूव हुआ है वनियर कम्युनिटी के लिए, पीएमके की शर्त थी कि हम कम सीटों पे तभी लड़ेंगे जब ये रिजर्वेशन अप्रूव होगा। ये एक थियरी है, इसका कोई मुझे नहीं पता इसकी पुष्टि हुई है या नहीं, तो मैं बता रहा हूं, लेकिन सुनने में गलत नहीं लगता। खैर, जो भी कारण हो, उस रिजर्वेशन से क्या पीएमके और एआईएडीएमके को अलायंस को फायदा होगा? सुनने में लगता है होगा, लेकिन अब इसमें एक और एंगल है। एंगल ये है कि वनियर कम्युनिटी को रिजर्वेशन देकर आपने और कम्युनिटीज को साउथ और सेंट्रल में शायद अपसेट कर दिया है। संभवतः। लेकिन एआईएडीएमके का ये दाव होगा इसमें कि जो डीएमके है वो भी वनियर कम्युनिटी से वोट लेती है, पीएमके भी लेती है, तो हमारे पास एक फॉर्मेडेबल पार्टनर होगा जो डीएमके को नॉर्थ में टक्कर दे पाएगा। लेकिन ये जो काउंटर पोलराइजेशन है साउथ और सेंट्रल में, ये हो सकता है कि पॉसिबल हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ में वनियर कम्युनिटी समझ रही है कि हमको एक तरीके से देखा जाए लास्ट मोमेंट पे आके आपने ये हाथ में पकड़ाया है, तो आपका हम कितना विश्वास करें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा ग्राउंड पर अलग ही तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, मुझे लगता है ये जी। सब चीजें ग्राउंड पे। मुझे याद आता है 2012 में जब उत्तर प्रदेश की असेंबली भंग हुई थी, तो मायावती जी ने आखिरी दिन पे सत्र के उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव आया था, उसे पारित करवाया था। हाँ, तो उसके बाद उसका हाँ, वो ऐसे ही पड़ा रह गया। तो वो इसी तरह के होते हैं, मतलब औचक तरीके के जो निर्णय होते हैं, वो बहुत रिफ्लेक्ट करते नहीं है, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कभी-कभी कर जाते हैं, कभी-कभी वो एकदम नहीं, धराशायी भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। 2014 में अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने इलेक्शन से जस्ट पहले तेलंगाना बनवा दिया था। तेलंगाना बना दिया था। उनकी उम्मीद थी कि उनको सीटें आएंगी वहां से, क्योंकि तेलंगाना पे डिलीवर कर दिया। हुआ बिल्कुल उल्टा। तेलंगाना वालों ने खैर कांग्रेस को कुछ सीटें वहां से आई थी, लेकिन तेलंगाना ने ये बोला कि हमें तो चंद्रशेखर राव जी की वजह से तेलंगाना मिला है, तो हमारा प्यार उनकी तरफ। और आंध्रा वाले खफा हो गए कि आपने हमारे स्टेट को बांट दिया। तो वही बात, जैसा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मतलब लास्ट मोमेंट पे जो आप करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब भाजपा ने 2019 के चुनाव से पहले पीएम किसान लॉन्च किया, या जो ईडब्ल्यूएस कोटा लॉन्च किया, जिसमें अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलता इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में अगर वो आते, तो उसका सुनने में आता है कि अच्छा प्रभाव पीएम किसान का तो पीएम खासकर किसान का तो स्वाभाविक सी जी बात है कि उसका बहुत जी प्रभाव पड़ा। जी उसका तो काफी ज्यादा चला वो। प्रभाव हाँ, पड़ा। तो ये आई थिंक ये विश्वसनीयता का भी एक मुद्दा है कि आप कितना विश्वास करते हैं उस लीडर पे जो आपको ये प्रॉमिसेस डिलीवर करते हैं। हाँ, तो अभी हमने पीएमके का देखा सिद्धांत जी। अब हम देखेंगे डीएमडीके। ये विजयकांत की पार्टी है, ये इस बार भी वाइल्ड कार्ड है, ये अभी किसी के साथ नहीं है। ये इन्होंने अलग ही अलायंस बनाया है दिनाकरन के साथ। तो इन्होंने भी 22 सीटों पे नुकसान किया यूपीए का, कांग्रेस और डीएमके का, 17 सीटों पे एआईएडीएमके का। क्योंकि मार्जिन्स आप समझ रहे हैं कि मार्जिन्स कितने और अभी नैरो। किसी के साथ नहीं है, अभी भी फिर अभी भी ये अलग ही अलायंस है, तीसरा ही अलायंस है। मतलब एक तरह से कहा जा रहा होगा, मुझे लगता है जैसा कि इनके बारे में कहा जा रहा होगा कि ये वोट काटेंगे और जी, नुकसान करेंगे और पता नहीं और किसके साथ जाएंगे। एआईएडीएमके ने इनको जाने भी दिया अलायंस में से। एआईएडीएमके जुड़ गए थे ये, लेकिन अब उसकी भी अपनी गणित है, वो सीटें ज्यादा मांग रहे थे, वो तैयार नहीं थे। खैर जो भी है, तो ये हो गया डीएमडीके। इनका देखिए स्कैटर्ड है, इनका कोई एक स्पेसिफिक थोड़ा सा सेंट्रल में दिख रहा है, एक बेल्ट में इनकी सीटों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बट वैसे अक्रॉस द स्टेट। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, डीएमडीके किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से एसोसिएट नहीं करती। ये एंटी करप्शन एक उनकी इमेज थी, उन्होंने एक मूवी बनाई थी विजयकांत जी ने, जी जी। तो उसके बिना पर उनकी एक अपील थी। तो खैर, लेफ्ट लेफ्ट अब जुड़ गई है डीएमके के साथ। 16 में जाहिर सी लेफ्ट बात है ने वो डीएमके के साथ ही जाएंगे। हाँ। जी 16 में लेफ्ट ने एक अलग अलायंस में चुनाव लड़ा था। 13 सीटें इन्होंने यूपीए की खराब करी थी और 7 एआईएडीएमके की। अब इसमें ये देखिए कि एक चीज है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी को हम एक सीट को हम 2 बार गिन रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि एक सीट लेफ्ट ने भी किसी के लिए खराब की हो और वही सीट पीएमके ने भी खराब की हो, अगर वो सब लड़ रहे थे साथ में। तो एक सीट इसमें मल्टीपल टाइम्स भी आ सकती है, पर हम तो बस एक एक पार्टी को एक एक बार करके ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद आता है एमडीएमके वाइको। जैसा कि आपको मैंने कहा, वाइको का मेन साधन कंसंट्रेशन है, बट नॉर्थ में भी कुछ सीट्स थी। वाइको ने 8 सीटों में डीएमके का नुकसान किया और 3 सीटों में एआईएडीएमके का नुकसान किया। सबसे इंटरेस्टिंग सिद्धांत, नोटा। ये कोई पार्टी नहीं है, हाँ, ये अच्छा वो खासा वोट इसमें है अच्छा जो खासा इन्फ्लुएंस बनाया भाई इन्होंने। नन ऑफ द अबव जो प्रेस करते हैं लोग। 14 सीटें ऐसी थी
जहां पे मार्जिन से ज्यादा नोटा वोट्स थे डीएमके और कांग्रेस के, जहां पे वो हारी हैं। बाप और 9 सीटें ऐसी थी जहां एआईएडीएमके हारी है और वहां पर उनका जो मार्जिन था वो नोटा से कम था। रे। अच्छा, ये बहुत जो इंटरेस्टिंग। इस तरह के नेसेंट अलायंस होते हैं, नेसेंट डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल, उसमें काफी ज्यादा नोटा नोटा जो है काफी ज्यादा, मतलब हम लोग पत्रकारों को काफी ज्यादा जो आंकड़े होते हैं उनको पढ़ने में काफी मदद करता है। जैसे बिहार में 2020 के चुनाव में हाँ, एक पार्टी आई थी, प्लूरल्स पार्टी। ये जो जिनका मेरे ख्याल सौरभ जी ने इंटरव्यू भी किया था, वो जो हाँ, फाउंडर पुष्पम उनकी प्रिया, लंदन से आई हाँ, थी। जी पुष्पम जी प्रिया जी चौधरी। तो उनके कम उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले थे। जी उनकी खुद की जमानत जब्त हुई थी कई मौकों पर। जी। तो मतलब औचक तरीके के निर्णय बहुत रिफ्लेक्ट सही से होते नहीं है। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल, मतलब आप अलायंसेस तो दिख गए हैं, सब कुछ मिल गया है, हाँ, कुछ दिख गया है। दो बड़े नाम हैं जो काफी जोर शोर से उछले, अब धीमे धीमे कम सुनाई दे रहे हैं तमिलनाडु के सिनेरियो में। तमिलनाडु के सिनेरियो में वही पुराने बड़े नाम ही ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, दिनाकरन और कमल हासन। जी और इन दोनों के ही नाम ज्यादा अच्छे से, बहुत दिनों तक इन्होंने पार्टी बनाई थी और कमल हसन ने वो अपना हाथ और ऐसे जो करते हैं ऐसा कुछ करके अपना प्रचार उचार किया था। अब पूरा मामला ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब न्यूज के हिसाब से ठंडा पड़ा हुआ है, जमीन पर हो सकता है कुछ और स्थिति हो। क्या करेंगे ये लोग? तो बहुत अच्छे सवाल हैं। पहले दिनकरन जी की बात करते हैं क्योंकि उनकी उनका ग्राफ मैंने नहीं बनाया, क्योंकि 2019 में जो चुनाव लड़े गए थे, उसमें जब मैंने देखा तो जहां तक मेरे को दिखा, उनका जो जितने भी कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट सिंबल पे लड़े। हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने जब परखा तो वो डेटा मेरे को इतना आसानी से हाँ नहीं हाँ, मिला तो। मुझे भी ज्यादा यही याद आ रहा है, एक बार देखना जी, पड़ेगा इसको ठीक से। तो खैर मोटा मोटी लेकिन क्वालिटेटिवली ये बोल सकते हैं कि एएमएमके ने रूरल एरियाज में ठीक ठाक वोट बटोरा, बट अर्बन एरियाज में एकदम फ्लॉप रहे। हम्म और उनका इन्फ्लुएंस वही सदर्न डिस्ट्रिक्ट में रहा जहां पे ये थेवर कम्युनिटी के बारे में बोला जाता है। हम्म कमल हसन का तो खैर मेरे पास डेटा भी है, तो अब आपको हम्म दिखाते हैं कि कमल हसन 2019 में क्या किया। 16 में तो ये थे नहीं। हम्म अच्छा खैर, इससे पहले हम भूल गए कि 21 के अलायंस के हिसाब से क्या आंकड़े होते हैं, उसके बाद आते हैं इसके बाद। अच्छा ठीक है। तो कमल हसन की पार्टी अगर आप देखें बाईं तरफ जो मैप है, हम्म कहां कहां पर आपको दिख रहा है कमल हसन का इन्फ्लुएंस अच्छा है। वेस्ट में थोड़ा और नॉर्थ में, ये नॉर्थ में चेन्नई है और ये वेस्ट में कोयंबटूर है। मतलब बड़े अर्बन एरियाज में जो इनका। अर्बन एरियाज हैं वहां पर कमल हसन का इन्फ्लुएंस दिखने की उम्मीद है। हम्म अब क्या ये डीएमके कांग्रेस को हर्ट करेंगे? हम्म हो सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजी वाइज उन्होंने बीजेपी के बारे में कुछ खास अच्छी बातें तो नहीं बोली हैं। जी 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 तो ये एक फैक्टर रहेगा। राइट साइड पर एक और पार्टी है एनटीके, ये एक और फिल्मी दुनिया से है, सीमन करके। जी तो मैंने ये इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं कल कहीं सुन रहा था कि जो काम कमल हसन अर्बन सेंटर्स में कर सकते हैं, वो काम एनटीके वाले रूरल एरियाज में कर सकते हैं डीएम और के लिए, डेल्टा वाले इलाके में ज्यादा। डेल्टा वाले इलाकों। तो आखिर में आप जब मुझसे पूछेंगे इस इलेक्शन को मैं समराइज कैसे करता हूं, हम्म तो मैं पहले ही बता देता हूं कि चाहे वर्डिक्ट क्लियर हो, हम्म लेकिन मार्जिन्स जो होंगे वो इस बात से बहुत इंफ्लुएंस होंगे कि छोटी पार्टीज या जो कम, जो मतलब अभी जो जो भी अलायंस में नहीं है किसी के साथ, वो कैसा करती हैं और कितना वोट काटती हैं आपस में। शायद हम देखेंगे कि मार्जिन्स इतने ज्यादा ना हो। हम्म एक कहने को कह सकते हैं कि जो फाइनल मेजॉरिटी कोalition होगा वो एक स्टेबल कोalition होगा, लेकिन जो मार्जिन्स होंगे हम्म वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। एक्चुअल पिक्चर वहां पे समझ में आएगी। हम्म। और चलते चलते समराइज करने के पहले 2021 का सिनेरियो, 2021 का समीकरण आप कैसे देख रहे तो 2021 में आपको मैंने बताया कि दोनों तरफ से अलायंसेस में काफी अच्छी गोलबंदी हुई है। हैं? एकदम एकदम। पीएम के जो आया है एआईएडीएमके के पास, वो हम्म एक बड़ा अच्छा कैच है उनके लिए। अब अब जो हम आपको आंकड़े दिखाएंगे ये 2016 के अनुसार है। फिर से डिस्क्लेमर, हम्म ये सिर्फ मैथ है। हम्म। केमिस्ट्री क्या होगी ऑन फील्ड ये हम नहीं बता सकते, हाँ, जाहिर सी बात है। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कहा कि अगर वन ईयर कम्युनिटी को लेकर रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है साउथ और सेंटर में, तो जो थेवर कम्युनिटी है क्या वो नाराज होंगे? हम्म गाउंडर कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर आते हैं। हम्म तो
ये सारे समीकरण कैसे बैठेंगे इसका हमें कुछ खास अभी आइडिया नहीं है जी, एकदम। कि वहां पे पब्लिक पल्स क्या है, हाँ, क्योंकि ये मतलब डिसीजन। अल्टीमेटली वोट किस नाम पर दबता है, बटन किस नाम पर दबता है, वो एक अलग ही कहानी होती है। और सिद्धार्थ, एक बात है कि अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं, देखिए मुद्दे क्या है ना, डीएमके ये बोल रहा है कि एक बड़ा मुद्दा जो सिर्फ एक जो नेशनल एक जो समझ में आता है, जो एक बड़ा मुद्दा कि डीएमके बोल रहा है कि एआईएडीएमके बीजेपी का पिट्ठू है हुँ, और दिल्ली से सरकार चलेगी या हुँ, चलती है। बस एक वो वक्तव्य है जो समझ में आता है बड़ा। हुँ। बाकी अभी जैसे चुनाव चल रहा है, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। लोकल मुद्दे हैं, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था तो स्टालिन करप्शन के मुद्दे उठा रहे हैं, जी, इन्फ्लेशन के जी। मुद्दे उठा रहे हैं कि महिलाओं डिलीवरी को जो आप। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे उठा रहे हैं जी, वो। तो जो आपने स्कीम्स प्रॉमिस की एडप्पड़ी पलनीस्वामी ने, उसकी डिलीवरी कहाँ है, इसका मुद्दा उठा रहे हैं। सामने से एआईएडीएमके याद दिला रहा है डीएमके का लैंड ग्रैब, उनकी करप्शन। हुँ, तो जैसे कोई एक मुद्दा होता है ना, जैसे असम में हमने जब बात की तो असम आइडेंटिटी हमने कहा ये एनआरसी सीएए हुँ, एक बड़ा मुद्दा समझ में आता है। चलिए, यहां पर कोई ठोस मुद्दा, एटलीस्ट मेरे को जितनी मेरी समझ है, देखिए मैं डेटा के बारे में मेरी एक्सपर्टीज है, पर जो पॉलिटिक्स के बारे में मेरी लिमिटेड समझ है, और मेरी लिमिटेड समझ में मैं ये देख पा रहा हूं कि वहां पे कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है। ये इलेक्शन शायद लोकल मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा। तो खैर, चलते चलते जैसा कि आपने कहा, ये देख लेते हैं कि अगर उस समय के 2016 में अगर 21 के अलायंस होते तो क्या स्थिति होती। एआईएडीएमके की बहुमत और प्रचंड हो जाती, हुँ। 166 और 68। वोट शेयर जो आपको याद होगा उस समय 41-40 का गैप था, वो 50-42 हो गया। 41-50 हो गया है। कारण भाजपा का 3% वोट और पीएमके का 5 समथिंग प्रतिशत वोट, अगर आप जोड़ दें तो वो 50 के करीब आ ही जाता है। हुँ, ये स्थिति बनती अगर उस समय ये अलायंसेस होते। लेकिन वही बात है, जैसे ये कल मैं सुन रहा था, अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन बीनीथ द कावेरी, और ऑब्वियसली। इन द कावेरी रादर। हुँ, 16 से भी और 19 से भी। तो 16 में अगर ये परिस्थिति होती तो भी चौंकाने वाली बात है कि आज शायद ऐसी परिस्थिति ना हो, और 19 में एकदम उल्टा होता। अगर 19 में चुनाव होता तो हुँ, 19 में डीएमके एकदम, मतलब जिसे कहते हैं, वो बस बोलते हैं कि कितने मार्जिन से जीतना है, 200 क्रॉस करेंगे या नहीं 234 में से। हुँ, पर आज की तारीख में शायद, देखिए अभी भी जो पोलस्टर्स हैं वो डीएमके को ही एज दे रहे हैं, डीएमके अलायंस को ही एज दे रहे हैं। हुँ। लेकिन वो एज ही है, वो एक मेजर गैप नहीं है। हाँ, वो गैप कितना है और क्यों बन रहा है, इस पर अभी उन्होंने बात नहीं की। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ये इलेक्शन सिद्धांत। मतलब पिछली बार भी मैंने आपको यही कहा था, इस बार भी यही कह रहा हूं कि अच्छा, एक चीज और, पळनिस्वामी ने और भी एक चीज करी जो मैं बताना भूल गया। हुँ, 19 में 22 सीटों के बाय इलेक्शन हुए थे। हुँ, उसमें उम्मीद थी कि देखिए 19 में ही डीएमके एक प्रचंड बहुमत लाए थे तमिलनाडु में, 39 में से 38 सीटें। लेकिन जो बाय इलेक्शन हुए कुछ 4-5 महीने बाद ही, उसमें से 22 में लगभग लगभग बटी हैं सीटें आपस में। हुँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एआईएडीएमके, दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टेट लेवल पे उसको बेटर ऑल्टरनेटिव मानते हैं और वैसे वो बीजेपी के खिलाफ थे जो तमिलनाडु के लोग थे सेंटर में, हुँ, और या फिर ये है कि उन्होंने कुछ ग्राउंड कवर किया उस हुँ, गैप में। कुछ भी हो सकता है। जी। पर जो भी है, अगर राज्य स्तर की पॉलिटिक्स पे वो रेलेवेंट है हुँ, तो ये जरूरी हो जाता है समझना। अच्छा, आखिरी चीज जो मैं दिखाऊंगा कि ये बदलाव आता कहां से। तो ये बदलाव आता मेनली नॉर्थ, आप देख रहे हैं जो जी। लाल इलाके हैं नॉर्थ के, वो कम हो जाते हैं दाईं तरफ। हुँ, तो ये पीएमके का प्रभाव है। कुछ सीटें डीएमके भी गेन करती है, ऐसी बात नहीं है, लेफ्ट से, लेफ्ट के आने से या वाइको के आने से। लेकिन नेट नेट एआईएडीएमके इस बाजी को ले जाती अगर आज के अलायंसेस हुँ, 16 में होते, और 16 के वोट शेयर जैसे के तैसे अगर हम पटक देते आज। हुँ। तो यानी स्थितियाँ इस अगर अगर केवल डाटा उसको आधार बनाकर बोलें तो स्थितियाँ एआईडीएमके के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, 16 के अनुसार, पर 16 के अनुसार। 19 के अनुसार नहीं। 19 के अनुसार हाँ, 19 के अनुसार नहीं है शायद। वही मैं बोल रहा हूं कि ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त अंतर्द्वंद है। हाँ, अच्छा पैराडॉक्स है ये मतलब हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, पैराडॉक्स है ये। बहुत ये इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि इसमें क्या बनता है आगे। कार्तिकेय के साथ हम लोग और भी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, दूसरे राज्यों के चुनावों पर भी बातचीत करेंगे और आज
शुक्रवार है, मंडे को होली है, होली एन्जॉय कीजिए सब लोग आप लोग। होली की सब आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, कार्तिकेय को भी। और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सिद्धांत जी। हाँ, आपको और आपके शुक्रिया, परिवार को और ललन टॉप के पूरे परिवार को। शुक्रिया, शुक्रिया, सबकी तरफ से शुक्रिया। टैलेंट आपको फॉलो करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको पता है कि क्या लिखना, पूछना और शिकायत करनी है। शुक्रिया।